हम्म हेलो एवरीवन। बेटा आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार चेक कर लो। आपका वेलकम है पर्सन काल सीरीज लेक्चर नंबर 6। आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन। इस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा साउंड का इशू था, अब शायद आपको आवाज आ रही होगी, मैं विजिबल होऊंगा। फटाफट से चेक कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट के। थोड़ा सा एक गाइडेंस आपको देनी है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है बेटा? जल्दी बता दो फटाफट से। सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, ऑडिबल हूं मैं, विजिबल हूं, ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आज का आपका टारगेट है प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करोगे, ठीक है? आपको आज प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है बेटा। प्लांट फिजियो की एक कंबाइंड वर्कशीट मैं आपको दूंगा जरूर से, ठीक है? हाँ, बहुत सही। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है? नोट्स रिवीजन करें या एनसीईआरटी? बेटा कायदे से तो दोनों करना चाहिए, पर जो भी रिवीजन हो बहुत जल्दी जल्दी हो अब तो, है ना? क्योंकि मैक्सिमम चीजें याद हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी पलट के अपनी बात सुन पा रहे हो तो आपको आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? हाँ, स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हम लोग फटाफट से। वर्बली रिवीजन मैंने बेटा आपका पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने देखा कि नहीं देखा, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। हमारे फिजिक्स वाला ऐप में उम्मीद सीरीज है, उम्मीद बैच है, उसके अंदर स्प्रिंट में मैंने रिवीजन डाला था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बहुत सारे बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो वो एक आवर में पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और उसमें वो सारा इंपॉर्टेंट रिवीजन किया है, ठीक है? चलिए थोड़ा सा वर्बली चीजों को रिवाइज करते हैं और देखते हैं आप में से कितना याद है आप लोगों को। फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है? क्या वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है? सबको याद है? बिल्कुल, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और अगर आप क्या करते हो, वाटर पोटेंशियल की यूनिट पास्कल होती है, जिसको हम किसमें, प्रेशर में मेजर करते हैं। वाटर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हमने बोला था प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। 0 कब होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये सारी बातें याद आ रही हैं आपको? यस, शाबाश बेटा। क्या ये आपको सारी बातें याद आ रही हैं? हाँ, उसके बाद आपने पढ़ा मान लो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ड्राइविंग फोर्स के थ्रू होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकती है? ड्राइविंग फोर्स हो सकता है बेटा मेरे पास किसी तरीके का प्रेशर, किसी तरीके का, और क्या हो सकता है बेटा मेरे पास, सॉल्यूट, वो ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। मेम्ब्रेन 4 तरह की होती है, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल जो होगी वो उसमें से सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों जाएगा, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है? याद करो जल्दी से। इम्परमिएबल का मतलब मेरे पास क्या होगा बेटा? इम्परमिएबल का मीनिंग होता है कि जिसमें से ना सॉल्यूट जाए ना सॉल्वेंट जाए, और वो होती है सुबिरिन की मेम्ब्रेन। सुबिरिन कहां होता है मुझे बता दो आज? सुबिरिन होता है एक तो एंडोडर्मिस में, उसके अलावा जो कॉर्क की लेयर होती है स्टेम में और रूट में, वो सब सुबिरिन होता है। यस, बिल्कुल सही है। और आपके पास जो सिलेक्टिव परमिएबल होती है वो टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या आपको ये बात याद है कि टोनोप्लास्ट सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है? टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आती है पर्चमेंट मेम्ब्रेन, है ना, जो हमारी सेमी परमिएबल होती है। क्लियर? याद आ रहा है ये चीज? रिवर्स ऑस्मोसिस में डायरेक्शन क्या होती है बेटा? हाइपोटोन, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, हाइपर से हाइपो की तरफ होती है, लेकिन अगर हाइपो से हाइपर की तरफ हो जाए तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। हाँ, लिग्निन लिग्निन याद करो। चले स्टार्ट करें जल्दी से। बिल्कुल, उसके बाद याद करो, और याद करो बेटा फटाफट से। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में 4 होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और क्या होता है याद करो जल्दी से, और होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, गैस का और उसका होता है लिक्विड का होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और बेटा वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि कहां हो रहा होता है, सिस्टम पे, है ना। ये चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में। फैसिलिटी डिफ्यूजन का मतलब चैनल से जाएगा और मेरे पास कैरियर हो सकता है। और फैसिलिटी डिफ्यूजन में याद करोगे एसएसआई, सिलेक्टिविटी, सैचुरेशन, इनहिबिशन। फिर तुम्हारे पास पोरिन्स होते हैं, पोरिन लार्ज साइज के पोर होते हैं जो किसमें होते हैं बेटा, आप याद करो जल्दी से फटाफट से। पोरिन्स कहां होते हैं? पोरिन्स आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना। क्लियर? चलिए फटाफट से, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस को। अब फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग बेटा आप चीजों को रिवाइज किया करो फटाफट से। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने मिनरल न्यूट्रिशन में रोल जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाना है, वहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। क्लियर? यस, सही है। चलिए क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, हां, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। चलो बेटा फटाफट से क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के लेवल पर डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट? नॉट ट्रू बोला है बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपल डिफ्यूजन इन्वॉल्व प्रेशर फ्लो, देख रहे हैं ये प्रेशर फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस है बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस है, फ्लोएम में होता है। अकर इन जाइलम एंड फ्लोएम, लॉन्ग डिस्टेंस सही है। जाइलम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अकर बाई मास फ्लो, बल्क फ्लो, ये भी सही है। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? सेकंड आएगा, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन अभी बताया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हैं बेटा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ये सारे हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस है, ये सारे हमारे पास क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। कोई डाउट जल्दी बताओ, ठीक है। हां, सेकंड आ जाएगा आंसर। थोड़ा फास्ट रहेंगे आज, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, जल्दी से सुनते चलो बेटा, ठीक है। फास्ट चलो, जल्दी नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, जल्दी करते हैं। पोरिन्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, बहुत सही। पोरिन्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में होते हैं। पोरिन क्या होते हैं बेटा? लार्ज साइज पोर होते हैं। क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि पोरिन्स में से प्रोटीन पास हो जाएंगी? एनसीईआरटी चेक करो, छोटे साइज की प्रोटीन पास हो जाती है, तो पोरिन तो सही हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ डाउनहिल, डाउनहिल होता है कि अपहिल होता है? अपहिल होता है बेटा, अपहिल होता है। मिनरल ट्रांसपोर्ट इज नॉट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। व्हेन इज मिनरल ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल? जब वो जाइलम से होगा, क्लियर है। तो जब वो फ्लोएम से होगा तो बाई डायरेक्शनल होता है, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज अ डाउनहिल, तो मेरे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गई? सेकंड आ गई। क्लियर हो गई बात? सही है, चलो शाबाश। क्लियर? फटाफट से बेटा ज्यादा क्वेश्चन करने हमने, है ना, जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फूड इन नॉर्मल टाइम? देखो हम लोग इस चीज को समझते हैं, ये वाले क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं। नॉर्मल टाइम में मेरे पास सोर्स लीफ होती है, सोर्स क्या होती है? लीफ होती है। और सिंक क्या होता है? फ्रूट, मेरिस्टेम और रूट, ये मेरे पास सिंक होते हैं बेटा। सिंक मतलब जहां खाना पहुंचता है। अब नॉर्मल टाइम पे सोर्स रूट हो सकता है, अर्ली स्प्रिंग कहते हैं उसे। अर्ली स्प्रिंग में सोर्स मेरे पास क्या हो सकता है? रूट हो सकता है। तो जल्दी करो फटाफट, फटाफट से करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फूड इन नॉर्मल टाइम? नॉर्मल टाइम में फूड का सोर्स कौन है? जल्दी देखो बेटा, नॉर्मल टाइम में सोर्स कौन है बेटा? यंग लीफ है, डेवलपिंग है, मेरे पास मैच्योर लीफ आ जाएगा, फोर्थ, है ना। नॉर्मल टाइम में ये होगा। और एबनॉर्मल टाइम कौन सा होता है? एबनॉर्मल टाइम कौन सा होता है? याद करो, एबनॉर्मल टाइम इज बेसिकली क्या होगा? अर्ली स्प्रिंग। उसमें सोर्स क्या होगा? रूट में से खाना निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर? सही, बिल्कुल सही। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं बेटा, फटाफट से आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ सोल्यूट? सोल्यूट का फंक्शन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सोल्यूट बेटा, ठीक है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सोल्यूट?
ठीक है, देख लो फटाफट से क्या फंक्शन है हमारे पास सॉल्यूट का। जल्दी से देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो वॉल प्रेशर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, पानी भरने के बाद। टर्गर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे। प्रेशर पोटेंशियल जो है बेटा वो मेरे पास कई तरह के प्रेशर हो सकते हैं, पर सॉल्यूट पे जो डायरेक्टली डिपेंड करती है वो मेरे पास क्या हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और पानी की डायरेक्शन जो निकालते हैं वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि पानी की जो डायरेक्शन है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। अब मेरी बात देखो जरा, ये रूट है हमारे पास, ध्यान से देखो बच्चे। रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉइल के कंपैरिजन में, पानी अंदर जाता है। ऊपर जाने में लीफ में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आए डायरेक्शन पर तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, सही है। तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। आगे चलो नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन। वाटर एब्जॉर्ब इन अ रूट एट, मेरी बात सुने ध्यान से बच्चे, यहां पर आप गलती कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात को। मेरे पास 3 जोन होती हैं, सबसे बड़ी जोन होती है मेरे पास मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन में मेरे पास जो सेल्स होते हैं, सुन लो ध्यान से, सेल्स जो होते हैं मेरे पास कौन से सेल्स होते हैं, ये रूट हेयर होते हैं। तो पानी मेरे पास कहां से एब्जॉर्ब होगा, मेरिस्मेटिक जोन से नहीं एब्जॉर्ब होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन से नहीं एब्जॉर्ब होता है। ऑल एपिडर्मल सेल्स की जगह अगर सम एपिडर्मल सेल्स लिखा रहता तो ठीक होता। जोन ऑफ मैच्योरेशन में मेरे पास रूट एयर होती है, यहां से पानी एब्जॉर्ब होगा। बेटा आपने अगर एनसीईआरटी नहीं चेक करी तो मेरे कहने से ट्रांसपोर्ट की एनसीईआरटी चेक करो, वहां मेंशन है कि एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर में मेरे पास पानी और मिनरल एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई, सही। आगे चलें फटाफट से, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप देखो जरा ध्यान से, व्हाट इज रूट प्रेशर, भाई नहीं आता जिसको फटाफट से देख लो। रूट प्रेशर सबसे पहले पॉजिटिव प्रेशर है, पुश है एक तरीके का, पुश को कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे लगता है, ये आपके पास जाइलम होती है, जाइलम में मिनरल इकट्ठा होता है, जब मिनरल एक्यूमुलेट होता है तो पानी आता है उसके पीछे, पानी उसके पीछे फोर्सफुली आता है और उसकी वजह से हमारे पास रूट प्रेशर लगता है। तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रूट प्रेशर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आप चेक कर लो। एक वो कराता है गटेशन, गटेशन, गटेशन का एक बार एक और नाम लिखकर आएगा एक्सीडुएशन, एक्सीडुएशन करके नाम लिखकर आएगा, ठीक है। और उसके अलावा रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम पर किसमें, छोटे प्लांट में, स्मॉल प्लांट में। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा फोर्थ। रूट प्रेशर एक तो गटेशन कराता है और दूसरा कराता है छोटे प्लांट में रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आंसर दिमाग में रखना आपने। क्या मेरे पास गटेशन प्रोकैरियोटिक सेल में हो, सॉरी गटेशन मेरे पास सिर्फ डाइकोट में होती है, मोनोकोट में होती है, दोनों में हो सकती है। मोनोकोट में मेरे पास ग्रासेस आएगा और डाइकोट में टोमेटो का प्लांट आएगा, दोनों में मेरे पास गटेशन पॉसिबल है। क्लियर, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ध्यान रखना। पर रूट प्रेशर लगता कैसे है, जाइलम में मिनरल एक्यूमुलेट होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पानी फोर्सफुली आएगा, ऊपर की तरफ पुश लगाएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत सही। नेक्स्ट करते हैं, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। भाई पॉलन की जर्मिनेशन के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, याद करो। पॉलन जर्मिनेशन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा, पॉलन जर्मिनेशन के लिए मुझे कौन सा मिनरल चाहिए, पॉलन जर्मिनेशन में मुझे चाहिए बोरोन। क्या चाहिए, बोरोन चाहिए। दूसरी बात बेटा आप याद कर लेना, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी में, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में, ये मेरे कहने से याद करना, मुझे बोरोन और कैल्शियम दोनों चाहिए, क्योंकि बोरोन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। याद रखो इस बात को, याद रखो, बोरोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेरे पास मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी में तो दोनों आ सकता है, कैल्शियम और बोरोन, और पॉलन जर्मिनेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, बोरोन आ जाएगा, सही है, समझ आ रहा है ये चीज। हाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, बोरोन आ जाएगा, बोरोन। क्लियर, सही है, ठीक है। बोरोन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराता है, इसके अलावा साइटोकाइनिन है जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइज कराता है,
ठीक है, क्लियर? हाँ सही है बेटा, अपने मार्क्स जोड़ते जाना आप लोग, आप मार्क्स साथ के साथ जोड़ते जाना, कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो। ठीक है, मुझे लास्ट में मार्क्स बताने आपने। द मोस्ट अबंडेंट मिनरल रिप्रेजेंट इन प्लांट, मोस्ट अबंडेंट मिनरल लिखा है भाई, देख लो, मोस्ट अबंडेंट, अगर न्यूट्रिएंट लिखा होता तो ऑक्सीजन होता, अगर फ्रेश वेट लिखा होता, और अगर ड्राई वेट लिखा होता तो मेरे पास कार्बन होता, और मिनरल लिखा हुआ है, मिनरल, मिनरल मेरे पास नाइट्रोजन है, तो मोस्ट अबंडेंट मिनरल मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहां पर नाइट्रोजन हो गया फोर्थ। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल क्या हो गया मेरे पास, नाइट्रोजन हो गया। सही है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल मेरे पास क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन हो गया। क्लियर? हाँ, ध्यान रखना क्या दे रखा है आपको, मिनरल पूछा है कि न्यूट्रिएंट पूछा है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल। सही है, नेक्स्ट करते हैं फटाफट से बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट। भाई आपको मैंने बोला था याद करके जाना आपने, चॉन, पीएसके, कैल्शियम, एमजी, ये मैक्रो है, और माइक्रो आ जाएगा फीकू, नीमो, बीकल, एमएन, जेडएन, ये माइक्रो है। कर लो फटाफट से, ऐसे याद करके जाना, चोन, पीएसके, कैल्शियम, एमजी मैक्रो, और ये माइक्रो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो कौन सा नहीं है भाई, एमएन आ जाएगा, ये सारे मैक्रो है, ये सारे क्या है मेरे पास, मैक्रो है। आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट, शाबाश, वेरी गुड, फर्स्ट आएगा फर्स्ट। क्लियर है? आप देख लो कैसे याद करना है, चोन, पीएसके, कैल्शियम, एमजी मैक्रो, और फीकू, नीमो, बीकल, एमएन, जेडएन माइक्रो। उसमें मोस्ट अबंडेंट माइक्रो एलिमेंट, सॉरी मेरे पास मिनरल नाइट्रोजन है, और मोस्ट अबंडेंट मेरे पास माइक्रो में आयरन होता है। हर एक में बेटा क्वेश्चंस करते चलो एक्स्ट्रा, ठीक है, आपको समझ आती चली जाएगी। ऑल मिनरल सॉल्ट आर एब्जॉर्ब इन किस फॉर्म में, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, सभी तरह के मिनरल मेरे पास किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, जल्दी बताओ। सभी तरह के मिनरल मेरे पास सिर्फ आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि 105 टाइप के एलिमेंट में से प्लांट 60 टाइप के एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो भी सिर्फ आयनिक फॉर्म में ले सकता है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में पानी के साथ एब्जॉर्प्शन होती है। इसलिए आपको दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटायन और एनायन में से कौन सा मिनरल ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, आप बताओ मुझे, कैटायन और एनायन में से कौन आसानी से एब्जॉर्ब होता है, तो आपको याद रखना है कैटायन जल्दी एब्जॉर्ब होगा। रीजन क्या होता है कि सॉइल पे चार्ज होता है नेगेटिव, वो एनायन को रिपेल करती है, इसलिए एनायन क्या होता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, वहां पॉल्यूशन करता है, तो ज्यादा इजीली कौन एब्जॉर्ब होगा, कैटायन। तो आपने याद रखना है कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, आयंस की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, कैटायन जल्दी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि सॉइल के साथ जुड़ा रहता है, सॉइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनायन को सॉइल रिपेल करती है, वो पानी में नीचे चला जाता है। ठीक, बहुत सही, आगे चलो बेटा, बहुत सही। द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, आप देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आता है कि मिनरल जो क्लोरोफिल के लिए चाहिए, क्लोरोफिल के लिए जो मिनरल चाहिए वो मेरे पास दो होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम। अगर क्वेश्चन में आता है क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए कौन से मिनरल चाहिए, पर मिनरल जो क्लोरोफिल का पार्ट है, मिनरल जो क्लोरोफिल का पार्ट है, पार्ट का मतलब होता है कि सेंटर में मेरे पास मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन जुड़ती है, और उस नाइट्रोजन पे बेटा पायरोल रिंग बनती है ऐसे 4, तो मैग्नीशियम मेरे पास आंसर आएगा। तो कोर का मतलब होता है सेंटर में मैग्नीशियम होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन से मिनरल चाहिए, तो आयरन और मैग्नीशियम दोनों होता। ठीक है, क्लियर, सही, ठीक है, तो सेकंड आ गया। चलो जल्दी से फास्ट, फोटो सिस्टम एंड फोटो सिस्टम 2 आर फाउंड इन। भाई फोटो सिस्टम और फोटो सिस्टम 1 और 2 कहां मिलते हैं, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ये मेरे पास ग्रेनल थाइलाकॉइड है, ये मेरे पास स्ट्रोमल है। ठीक है, क्लियर है, तो स्ट्रोमा में मेरे पास मिलता है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में मिलता है PS1, और PS1 और PS2 दोनों मेरे पास किस में मिलता है, ग्रेना में मिलता है, ग्रेनल थाइलाकॉइड में। तो मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रेनल थाइलाकॉइड पे मेरे पास क्या मिलता है, PS1 और PS2 दोनों मिलता है, और स्ट्रोमल लैमिली पे मेरे पास PS1 मिलता है, और यहां पर मेरे पास डार्क रिएक्शन होती है, किसमें, यहां पे। क्लियर हो गई बात, यहां पर मेरे पास डार्क रिएक्शन होती है।
क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन बेटा आपके नीट में, जल्दी फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? क्या इनमें से लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है? ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से सुनो। देखो, आपसे मेरे पास अगर पूछा जाए लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में NADPH बनता है, ATP बनता है और मेरे पास ऑक्सीजन बनता है। पर ये दोनों इंटरमीडिएट हैं, ध्यान रखो, गलती करोगे, ये दोनों इंटरमीडिएट हैं। ऑक्सीजन मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दोनों डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या है फाइनल प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का, तो वो मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, नॉट एक्साइटेशन। ये बातें जो हैं ये फाइनल नहीं है, ये लाइट रिएक्शन में होता है। अगर क्वेश्चन आए कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो ऑल आएगा, लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट पूछे तो सिर्फ ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है? बोलो जल्दी से, किसने किसने फोर्थ लगाया? गलत किया, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। जिसने जिसने फोर्थ लगाया, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्लियर? आ गया समझ बेटा? क्लियर? फोर्थ नहीं लगेगा। समझ आया क्यों? अगर फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा तो ऑक्सीजन होगी लाइट रिएक्शन का। हां, सही, बिल्कुल, शाबाश। अब आ जाओ जरा आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि चेंज इन, ध्यान से देखो, ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग इज ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। The inner wall of each guard cell is thick and elastic. Inner walls of each guard cell is thick and elastic. Cellulose microfibril are radially arranged. देखो भाई, ये रहा तुम्हारे पास, ये गार्ड सेल है, इसकी इनर वॉल थिक और इलास्टिक होती है, सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल लगे रहते हैं, और मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग में ये टर्जिडिटी चेंज होती है। तो गार्ड सेल टर्जिड होता है बेटा, गार्ड सेल टर्जिड होगा, है ना? और एनसीईआरटी लिखती है आउटर वॉल बल्ज आउट, बल्ज आउट, इनर वॉल क्रीसेंट शेप, और कौन मदद करता है उसमें? रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज के। तो ऑल आ जाएगा, ऑल, शाबाश, ऑल आएगा बेटा, ऑल आएगा हमारे पास फोर्थ। हां, वेरी गुड, ऑल आएगा, ऑल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से। गटेशन डिफर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन इन। गटेशन क्या होती है भाई? गटेशन इवनिंग में होती है, और गटेशन में पानी लॉस होता है H2O L की फॉर्म में। ट्रांसपिरेशन में पानी लॉस होता है किसकी फॉर्म में? H2O G की फॉर्म में, ठीक है। इट अकर गटेशन, इट अकर इन लिक्विड फॉर्म, ये डिफरेंस ठीक लग रहा है। इट अकर इन वेपर, देखो क्वेश्चन पूछा गया है गटेशन डिफर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, तो इसमें क्या फीचर है ये बताना है, ठीक है। वेपर फॉर्म गलत हो गया, गटेशन दिन में होती है नहीं, इट इज कंट्रोल बाय स्टोमेटा नहीं, फर्स्ट आएगा। देखो बच्चे, ट्रांसपिरेशन आगे लिखता, गटेशन बाद में लिखता तो आंसर कुछ और होता। गटेशन आगे लिखा है, ट्रांसपिरेशन बाद में लिखा है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? फर्स्ट आ जाएगा। आ रही है समझ बात? देख लो ध्यान से। तो गटेशन डिफर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन इन एस्पेक्ट, तो गटेशन लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? सैप लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ है? सैप लॉस हुआ है। और ट्रांसपिरेशन गैस की फॉर्म में होता है। क्लियर? सही, बहुत सही। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। यहां पर पूछा गया प्लांट फैक्टर, क्या पूछा गया? प्लांट फैक्टर। तो लाइट इज एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर इज एक्सटर्नल फैक्टर, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इज प्लांट फैक्टर। दीज टू आर एक्सटर्नल फैक्टर बेटा, दीज टू आर एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया? नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा मेरे पास क्या आ गया? हाँ, गटेशन थ्रू हाइडाथोड्स होती है बच्चे, ये मेरे पास नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा प्लांट फैक्टर है। थर्ड आएगा, क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, थर्ड, शाबाश, थर्ड आएगा। प्लांट फैक्टर में ये आ जाता है बच्चे। एक और चीज देखो, अगला चलते हैं फटाफट से, ये आ जाओ जरा देखते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं एक बार जरा फटाफट से, देखो ध्यान से बेटा। मेरे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर कौन है भाई? चेक करो, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन, ए का मेरे पास क्या आ जाएगा? जिंक है, कहीं जिंक दे रखा है, फोर्थ, सही है। और मैग्नीशियम, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पोटेशियम चाहिए, तो बी का मेरे पास सेकंड, बी का मेरे पास क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, ठीक है। बी का सेकंड, ए का फोर्थ है कोई? ये रहा। उसके अलावा पैपकेज और रुबिस्को,
सी का फर्स्ट आ जाएगा, और थाइमिन में सल्फर होता है, डी का मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आप देख लो, चेक करो, मैच द फॉलोइंग है, चेक करो बेटा, फोर्थ आ जाएगा। कर पा रहे हो? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत कॉमनली आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपके नीट के एग्जाम में बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आ जाओ जरा बेटा हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन है कि जिंक, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, ये क्या है मेरे पास, ट्रेस एलिमेंट, नॉन एसेंशियल नहीं बेटा, एसेंशियल है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है नहीं, ये मेरे पास ट्रेस एलिमेंट है जिन्हें माइक्रो कहते हैं। ठीक है, ट्रेसर एलिमेंट नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, माइक्रो के लिए एक और नाम होता है ट्रेस एलिमेंट, माइक्रो के लिए ट्रेस होता है, और हमने इसके लिए क्या पढ़ा है, फीकू, नीमो, बीकल, MnZn, आप देख लो यही नाम है इसमें से। क्लियर हो गई बात? हो जाएगा? हां, तो मेरे पास फर्स्ट आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा इसमें, इसमें मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। चेक करो कितने कितने ठीक हुए अभी तक सबके, जल्दी बताओ मुझे कितने करेक्ट हो गए आपके, अभी तक सारे करेक्ट हैं? जल्दी बताओ बेटा, अभी तक क्या सारे करेक्ट हैं? हैं? कितने करेक्ट हो गए सबके? कितने करेक्ट हुए जल्दी बताओ। हां, ट्रेस का मतलब बेटा माइक्रो होता है, सही बच्चे, यही आएगा, ऐसा ही आएगा पेपर आपका। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, यहां जाते हैं जरा, एक बार फोटोसिंथेसिस पे आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस पे आ जाते हैं। जेड स्कीम, देखो आपसे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा गया राइट हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट, देखो जरा चेक करते हैं। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, गलत हो गया ये, मुझे PS1 और PS2 दोनों चाहिए, PS2 एंड PS1 दोनों चाहिए बेटा, तभी जेड स्कीम होगी। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सही है। ठीक है, क्लियर? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH2, गलत हो गया। स्ट्रोमल लैक्मिली लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज, ये सही हो गया। तो मेरे पास बी और डी फर्स्ट आंसर आएगा बेटा, दिस इज करेक्ट। आप देख पा रहे हो, दिस इज करेक्ट है ना। हमारे पास क्या आ गया बच्चे, देख लो ध्यान से, क्या करेक्ट है हमारे पास, आप देख सकते हो। मेरे पास यहां पर PS2 PS1 दोनों चाहिए, मेरे पास ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक, ये वाला ऑप्शन ठीक है और ये वाला ठीक है। साइक्लिक में क्या बनता है, ओनली ATP बनती है। साइक्लिक में क्या बनता है बेटा, ओनली ATP बनती है। ठीक, क्लियर? हां, नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन कंबाइन आर्टिफिशियली, आप ये देखो जरा, लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन आर्टिफिशियली टू NH3 अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रियल की बात कर रहा है, हेबर प्रोसेस की, है ना, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल हो गया बेटा। ये मेरे पास क्या आ गया, इंडस्ट्रियल हो गया। आप देखो ध्यान से, आप खुद से सोचो, आप कोई हेबर प्रोसेस पढ़ते हो, उसमें आप इंडस्ट्री में करते हो ना कि प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा देने पर आप इनको कंबाइन करते हो, और इसमें लार्ज अमाउंट लिखा है बेटा। लार्ज अमाउंट में मैं आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्रियल से लगभग 30% के आसपास अमोनिया बनाया जाता है, टोटल अमोनिया का, और जो इलेक्ट्रिकल होता है या ये होता है, इलेक्ट्रिकल से लगभग 10% बनाया जाता है, और बायोलॉजिकल से मेरे पास लगभग 60% नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल से होती है, पर यहां पर आर्टिफिशियली लिखा हुआ है, बायोलॉजिकली नहीं। फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा बेटा, आ रहा समझ? हां, फोर्थ आएगा, फोर्थ। क्लियर है? दिमाग लगाओ ध्यान से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू अमोनिया। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होती है बेटा, देखो आप, प्रोटीन होता है मेरे पास, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेड हो जाते हैं, वो टूट जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड आगे अमोनिया बनाता है, आगे क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है, और अमोनिया जो है NH4+ या NH3 जो मेरे पास है, दैट इज बेसिकली इनऑर्गेनिक, इसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो NH3 या NH4+ बनाना, दिस इज क्या होगा,
ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। थर्ड आ गया बेटा, थर्ड आ गया, क्लियर, थर्ड आएगा, सही है, सही, शाबाश, थर्ड आ जाएगा, थर्ड, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चे ध्यान से, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमें इनकरेक्ट मैच देखना है। तो इनकरेक्ट मैच में क्या क्या आ रहा है देखो, फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक का एग्जांपल याद कर लो भाई, एनएरोबिक का एग्जांपल आपके पास रोडोस्पिरिलियम दे रखा है, एनसीईआरटी चेक कर लेना, ये नहीं है, ठीक है। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया नॉस्टोक, किसमें, कोरेलॉइड रूट, कहां कहां होता है याद कर लो, कोरेलॉइड रूट में होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फ्रैंकिया एल्नस में होता है, सही है, ये सही है, ये सही है। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया एनाबीना कोरेलॉइड रूट में होता है, और क्या आप याद करोगे मेरे कहने से, अजोला में सिर्फ एनाबीना होता है। अजोला बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, अजोला, अजोला को फर्न कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर, ये भी ठीक है। तो जो गलत आंसर है, इनकरेक्ट मैच है, फर्स्ट आंसर आएगा, फर्स्ट आएगा बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट, क्लियर। हाँ, अजोला याद कर सकते हो, अजोला में सिर्फ एनाबीना होता है, बाकी जो साइकस का कोरेलॉइड रूट होती है उसमें एनाबीना और नॉस्टॉक दोनों होता है, ये याद करना बेटा आपने। फ्रैंकिया किसमें मिलता है, नॉन लेग्यूमिनस में, एल्नस में, एल्नस के साथ कैस्योरिना भी होता है। डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है भाई, व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, NO3- से वापसी नाइट्रोजन बनाना, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन दो बैक्टीरिया करते हैं, एक करता है सुडोमोनास और एक करता है थायोबैसिलस। आ जाओ भाई, तो डीनाइट्रिफिकेशन इसमें से कौन करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय फर्स्ट, क्लियर, डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय फर्स्ट। ला रहे हैं बेटा, डिफिकल्ट भी ला रहे हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो आपको नीट के लेवल का एक बार टेस्ट दे दे थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट आएगा डीनाइट्रिफिकेशन, क्लियर है। आगे आ जाओ, चलो देखते हैं जरा, इसको देखें जरा एक बार, सीक्वेंस पकड़ते हैं इसका, कि सीक्वेंस दे रखा नोड्यूल फॉर्मेशन का, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नोड्यूल फॉर्म, इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक हो गया, रूट हेयर कर्ल्स, उसके बाद कोलोनाइज अराउंड रूट। तो सबसे पहले मेरे को लग रहा है फिफ्थ लिखना चाहिए मुझे, ये आएगा कोलोनाइज अराउंड रूट, उसके बाद रूट हेयर कर्ल होगा, रूट हेयर क्या होगा, कर्ल होगा, तो फिफ्थ आएगा, फिर फोर्थ आएगा बेटा, रूट हेयर कर्ल होगा, उसके बाद वो इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा, सेकंड आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड, ये वाला सीक्वेंस आएगा, आप देख लो, फिफ्थ फोर्थ सेकंड, ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, उसके बाद राइजोबियम रिलीज होगा, कॉर्टिकल सेल्स में नोड्यूल बनेगा, थर्ड और फर्स्ट, थर्ड आ जाएगा बेटा आंसर, ध्यान से देखो, सबसे पहले कोलोनाइज करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कोलोनाइज करेगा, देख लो, फिफ्थ आ गया कोलोनाइज, फिर उसने रूट हेयर कर्ल करेगा, फिर उसने इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, फिर कॉर्टिकल सेल में रिलीज हुआ, और फिर फाइनली मेरे पास नोड्यूल बन गया। तो आपके पास ये आ जाएगा, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, बन जाएगा ये, ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आ जाओ भाई जरा, ये देखें, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो दिया था मेरे पास TW एंगलमैन ने। आप इसके साथ क्या याद करोगे, वो सिमिलर था किससे, सिमिलर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये और लिखा हुआ एनसीईआरटी में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है, वॉज परफॉर्म्ड यूजिंग, नहीं बेटा उसने कई वेवलेंथ यूज करी थी, वॉज डन बाई टेकिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेडोफोरा, दिस इज नॉट ब्लू ग्रीन एल्गी, ये रॉन्ग है, ये ग्रीन एल्गी है बेटा, क्लेडोफोरा, वॉज परफॉर्म बाई टेकिंग एनएरोबिक बैक्टीरिया, नहीं सॉरी हमारे पास कौन से बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, कौन से बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये रॉन्ग हो गया, आपको दिख रहा है बेटा, समझ आ रही है, हां क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अमाइड्स क्या होते हैं, अमाइड्स, अमाइड्स के दो नाम है, एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन। एमाइड्स किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एनसीईआरटी चेक कर सकते हो मेरे कहने से, मिनरल न्यूट्रिशन की एनसीईआरटी चेक करो, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, क्या होगा बेटा, अमाइड हमारे पास किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम से, सही है, आर कॉमनली अकरिंग इन प्लांट आर एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, ये भी सही है,
आर डबल एमिनेटेड कंपाउंड, और नाइट्रोजन कार्बन रेशियो ज्यादा होती है। डबल एमिनेटेड मतलब OA में एक एमिनेशन करोगे तो मेरे पास एस्पार्टिक एसिड बनता है, दूसरी एमिनेशन करोगे तो मेरे पास एस्पार्जीन बनता है। तो देयर आर 2 अमाइड्स इन, उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और यहां पे 4 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहां क्या आ गया बेटा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो ये आ गया 4th इसका। आ जाओ भाई, ये देखो जरा, ये देखो फटाफट से ये बताओ, रिडक्शन प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH रिक्वायर। क्वेश्चन करो जरा ध्यान से देखें। रिडक्शन प्रोसेस में केल्विन साइकिल में एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए कितने ATP और NADPH चाहिए? तो मेरे पास बेटा ATP 2 चाहिए, 2 NADPH चाहिए। देखो वैसे एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, पर यहां पर रिडक्शन पूछा हुआ है। अगर रिडक्शन पूछा हुआ है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 ATP लेने हैं और 2 NADPH लेने हैं, क्योंकि जो एक ATP है वो मेरे पास रीजनरेशन में बनती है, रीजनरेशन में चाहिए, तो सेकंड आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा इसमें? सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखो जल्दी से बेटा, नेक्स्ट फास्ट। ये देखो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होगा भाई? लाइट रिएक्शन में क्या होगा? देखो ध्यान से, लाइट रिएक्शन में क्या होगा? पीएच ऑफ स्ट्रोमा इंक्रीज, लाइट रिएक्शन में पीएच ऑफ ल्यूमन डिक्रीज, पीएच ऑफ ल्यूमन इंक्रीज। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी बनती है। एटीपी बनने के लिए ये ल्यूमन जो है, यहां ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हम लिखेंगे पीएच डिक्रीज। अगर H+ बढ़ता है तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि एटीपी बनती है बेटा। एटीपी बनने के लिए H+ बढ़ाना पड़ता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो पीएच ऑफ स्ट्रोमा इंक्रीज, है ना, पीएच ऑफ स्ट्रोमा इंक्रीज। ठीक है, स्ट्रोमा में पीएच इंक्रीज होती है, सही है, गलत तो नहीं है। पीएच ऑफ ल्यूमन डिक्रीज, पीएच ऑफ ल्यूमन इंक्रीज, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में बेटा मेरे पास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे काम का है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मेन ल्यूमन से मतलब है, क्योंकि अगर पीएच ऑफ ल्यूमन डिक्रीज करेगी तभी एटीपी बनेगी। तो करेक्ट आंसर, ज्यादा करेक्ट इसमें सेकंड है बेटा। अगर ऐसा नीट में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है, और दोनों में से ज्यादा करेक्ट सेकंड है, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए आपको H+ बढ़ाना पड़ेगा ल्यूमन के अंदर। सुन लो ध्यान से बेटा, ल्यूमन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनेंगे, ल्यूमन के अंदर H+ बढ़ाना पड़ेगा। H+ बढ़ाने को कहते हैं पीएच डिक्रीज करना। अब मुझे स्ट्रोमा से मतलब नहीं है, मुझे मेनली इससे मतलब है। ठीक है, क्लियर? 26 वाला थर्ड देखूं, क्या देखूं बेटा? थर्ड में दे रखा है आर डबल एमिनेटेड कंपाउंड पोजेस। सही तो है बेटा, डबल एमिनेटेड मतलब 2 बार अमीनो ग्रुप जोड़ा तो है यहां पर। सही है बच्चे, थर्ड सही है। क्लियर? हां बच्चे, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कई बार, मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन नीट में होंगे जहां हमें डाउट होता है यार ये दोनों ठीक हैं, और वो होते भी हैं। उसमें जो ज्यादा करेक्ट होता है वो मार्क करना होता है हमें बेटा, क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी होती। क्लियर? हाँ, ल्यूमन को लेना है बेटा, हमें ल्यूमन को लेना है। सही है। हां बच्चे, यूरियाइड्स में ज्यादा होता है, पर इसने तो अमाइड की बात करी है ना, तो अमाइड में भी तो ज्यादा होता है नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो, ऐसा थोड़ी है। आगे आ जाओ बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। आपके पास आपने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें से H+ मूव करता है, और इसे बोलते हैं F0, जो कि चैनल होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है। F1 मेरे पास क्या होता है? हेड होता है। क्लोरोप्लास्ट में इसे CF0 CF1 कहते हैं या एटीपेज कहते हैं, और मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में इसे F0 F1 कहते हैं। तो आप देख लो, F0 ऑफ एटीपेज इज चैनल, F0 ऑफ एटीपेज इज चैनल। ठीक है, F0 ऑफ एटीपेज मेरे पास क्या है? चैनल है। देख लो ध्यान से बेटा, F0 ऑफ एटीपेज मेरे पास क्या है? चैनल है। सही? क्लियर? हां, F0 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या करेक्ट है?
फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? फोटो रेस्पिरेशन होता है जब आरयूबीपी कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन से तो पीजीए के साथ पीजी बन जाता है। पीजी मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट मानते हैं जो 2 कार्बन का है, और ये मेरे पास एक तरीके से एक साइकिल में घूम के वापसी पीजीए बनाता है, जहां CO2 लॉस हो जाता है और आरयूबीपी वेस्ट हो जाता है। हम कहते हैं एक तरीके से एटीपी खराब हुई है। तो अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो ये लिखा है एटीपी यूज हो रही है, वेस्टफुल प्रोसेस है, रिलीज ऑफ CO2 हो रहा है, इसलिए मेरे पास आंसर आएगा फोर्थ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फोर्थ आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ क्लियर है? करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? फोर्थ आएगा। ठीक, आगे देखो बच्चे। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन एक अच्छा है। क्वेश्चन देखें, इसको कौन करता है? पेप्केज हैव एडवांटेज। पेप्केज जो एक एंजाइम है, सबको पता है पेप्केज कहां है? मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में है। रुबिस्को से क्या एडवांटेज है? रुबिस्को कंबाइन विद O2 बट पेप्केज डू नॉट। दिस इज डिसएडवांटेज। एक्चुअल में दिस इज डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज है बेटा, एडवांटेज नहीं है। रुबिस्को कंबाइन विद, रुबिस्को कंबाइन विद बेटा, रुबिस्को कंबाइन विद NO2। रुबिस्को NO2 से कंबाइन कर रहा है, नहीं, बट पेप्केज नहीं। ये तो होता ही नहीं, NO2 से तो कुछ होता ही नहीं है। रुबिस्को कंजर्व एनर्जी पर पेप्केज बेटा रुबिस्को वेस्ट कर रहा है। वेस्ट कैसे कर रहा है? ऑक्सीजनेज की तरह काम करके। ठीक है, क्लियर? पेप्केज इज प्रेजेंट इन, एक मिनट रुकेंगे। पेप्केज हैज एन एडवांटेज रुबिस्को। बेटा सेकंड तो नहीं है, थर्ड एक बार चेक करते हैं फिर से। और फोर्थ देखो जरा फटाफट से, पेप्केज इज प्रेजेंट इन बोथ मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल। ये गलत है। इसी में बेटा यही बन सकता, और तो मुझे नहीं लग रहा, पर यहां पे मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्व किस सेंस में कह सकते हैं? सुन लो ध्यान से। एनर्जी इस सेंस में कह सकते हैं कि एक CO2 फिक्स करने में मेरे पास क्या है, मतलब 3 ATP है, और ये मेरे पास एक CO2 फिक्स करने में यहां पर 5 ATP है। किसमें? पेप्केज में। पर ये बेटा एडवांटेज तो नहीं हुई मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, फर्स्ट कैसे होगा? रुबिस्को कंबाइन विद ऑक्सीजन बट पेप्केज डू नॉट, पर ये एडवांटेज नहीं है ना बेटा। ठीक है, फिर फर्स्ट ही मार्क करो। फर्स्ट ज्यादा ठीक है, चलो ठीक है, फर्स्ट ज्यादा ठीक है। क्लियर? एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन मेरे पास बेटा फर्स्ट ज्यादा ठीक है। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ज्यादा करेक्ट बनेगा और बनेगा नहीं। देखो NO2 से तो कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। रुबिस्को कंजर्व एनर्जी वाइज देखो तो पेप्केज महंगा है बेटा। एक्चुअल में पेप्केज इन्वॉल्व करेंगे तो 5 ATP लगेगा। बंडल पेप्केज इज प्रेजेंट इन बोथ मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल। ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से फर्स्ट ज्यादा ठीक है। फिर अब देखो, अगर आपसे कहूं कि ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको उल्टा लिखना चाहिए ऐसे कि रुबिस्को कंबाइन विद ऑक्सीजन पेप्केज नॉट, मतलब पेप्केज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन रुबिस्को कंबाइन होता है, ऐसे लिखते तो ज्यादा ठीक रहता। लेकिन मेरे पास बाकी ज्यादा गलत है, इसलिए पहला ठीक कर रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ, और लगेगा नहीं बच्चे, और लगेगा नहीं। ठीक है, और लगेगा नहीं ना, और ऑप्शन नहीं लगेंगे इसमें। देखो हमें क्या करना होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और उसमें जो बेस्ट होता है वो मार्क करना है। ठीक है, रुबिस्को कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, पेप्केज नहीं, ये बेस्ट है इसमें से। हाँ ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, मैंने एक एक ऐसा सुना भी है कि जब भी ऑल ऑफ द अबव आएगा तो ऑल ऑफ द अबव मार्क करना, ऐसा नहीं करना। मैं पहले बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप में से कोई तुक्का नहीं मार के आना। अगर आप तुक्के मार के आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा ये देखता हूं इस समय क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप या बहुत सारे टीचर्स भी या ये बोल रहे हैं कि ऐसे सोया करो, ऐसे जगह करो। ये सब मैटर नहीं करता। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि हमने इससे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइफ में देखी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम रिलैक्स माइंड से जाओगे तो एग्जाम अच्छा होगा। एग्जाम के वक्त सिर्फ एक चीज करनी है, स्ट्रेस कम रखना है।
अपना दिमाग ठीक रखना है, स्ट्रेस कम रखना है। स्ट्रेस कम रखने के लिए आप इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ये सब उतना मैटर नहीं करता बेटा अब, क्योंकि आप अब इतना पढ़ चुके होते हैं आप लोग कि इतनी जरूरत नहीं होती कि मैं हर चीज का टाइम फिक्स करने लगूं। अभी क्या होता है, आप सिर्फ अपनी रिवीजन करते रहो, एग्जाम वाले दिन खुद पर कॉन्फिडेंस रखना। जब एग्जाम वाले दिन आप सुबह निकलो तो बस ये कहकर निकलना खुद को कि हां मैं कर सकता हूं। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स से मतलब बेटा ब्लेसिंग्स लेनी होती है, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग लेनी होती है, और उस दिन सिर्फ ये कहना होता है कि हां मैं कर सकता हूं। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर ओवर करने लगोगे ना हर चीज को, कि मैं इस कलर के ये पहन के जाऊं और मेरे को सर ने बोला था कि इतने घंटे सोऊं, ये सब उतना मैटर नहीं करता बेटा। ये उन बच्चों के बहाने होते हैं जिनका पेपर खराब हो जाता है ना, वो कहता है यार रात में मैं सोया नहीं था। मैं क्लियर बता रहा हूं बेटा, ठीक है। बस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम रखना है। हमने वहां पर क्या करना होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। मैं अभी क्या करूंगा, अगले 15-20 दिन में आप में से बहुत सारे घंटे खराब करते हैं ये देखने के लिए कि सर कोई टाइम टेबल बताओ ऐसा कि उस दिन क्या करना है, उस दिन कोई कलर कॉम्बिनेशन बता दो। नहीं, कुछ नहीं करना बेटा, अपना सारा चेकलिस्ट रखना है कि ये सामान लेके जाना था बस। और स्ट्रेस कम रखना है। स्ट्रेस कम रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अपने आसपास कम देखो। अगर मैं आपसे बताऊं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है, जब आप अपने आसपास देखने लगते हो बहुत ज्यादा। अपने आसपास मत देखो चीजों को बहुत ज्यादा, अपनी बुक्स के साथ रहो, अपनी तैयारी को देखते रहो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहो। सिलेबस आज तक टॉपर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो घबराओ मत बस, ठीक है। क्लियर, स्ट्रेस ठीक रखना है इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ ठीक। ये सब फर्जी बातें होंगी। आप कितना टाइम वेस्ट, आपने 1 घंटा मान लो एक आप देख रहे हो किसी की बातें देखने में निकाल दिया कि ऐसे कम होगा स्ट्रेस। नहीं बेटा, स्ट्रेस आप जितना कम से कम चीजें देखोगे उतना कम स्ट्रेस होगा। किसी की लाइफ देख के आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको पता है आपके घर की सिचुएशन ही नहीं है उस वक्त की कितने बजे उठो उतने बजे सो, या घर में उस समय शोर होता है एग्जाम लिखते वक्त 2 से 5, तो फिर क्या करोगे, आप सबको जगा के रखोगे 2 से 5, या घर में रेस्ट करने का टाइम है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? हाँ क्लियर। तो कम से कम चीजों में इन्वॉल्व हो, है ना, कम से कम चीजों में इन्वॉल्व हो। मेरी तरफ से यही होता है। आपने जो किया है बेटा वो उस पर बस बिलीव रखो। इतना कहना है उस दिन सुबह जाते हुए कि हां मैं कर पाऊंगा और मुझे करना है, ठीक है, बस इतना बिलीव रखो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्लियर? हाँ सही है। तैयारी बेटा कम ज्यादा सबकी होती है, उस दिन अपना बेस्ट करके आओ। और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे फील करते हैं कि यार हो सकता अगले साल देना पड़े, पर ये 20 दिन क्यों खराब कर रहे हो, उसके लिए पढ़ो ना, इसमें भी पढ़ो ना, पूरी जान लगा के दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सक्सेस उसी को मिलती है जो डेस्परेट होता है। डेस्परेशन का यह मीनिंग नहीं है कि आप दिन भर इधर उधर चेक करते रहो कि क्या नया मिल जाए। डेस्परेशन का मीनिंग है कि आप अपनी चीज बार बार रिवाइज करो। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर? हाँ सही है। अब मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके हूं कि ट्यूबलाइट का कलर चेंज कर दो। एक बच्चा है शानदार सा, एक कहता है कि सर किस मतलब टाइम पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आप बता दो। मैं क्या बता दूं भाई, तूने इतने दिन से, बच्चा है क्या 2 साल का, खुद से डिसाइड करो अब कैसे करना है, बस टाइम वेस्ट मत करो, है ना, ठीक है। क्लियर? हाँ चलिए क्वेश्चन करो बेटा। आएगा यार कॉन्फिडेंस, क्या करते हो, आ जाओ। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्या है भाई? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्या है? 5 कार्बन का कीटो एसिड है ना। मैंने एक महापुरुष को बोलते हुए सुना है कि भाई ऑल ऑफ द अबव लगा दो जहां दिखे, तो नहीं करना यार ऐसा, टुक्के रुक्के नहीं हो चलते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन कीटो एसिड, है ना, ये नहीं करना। 5 कार्बन कीटो एसिड है, बिल्कुल सही है। एमिनेशन गिव ग्लूटामिक एसिड, सही है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं आपको। जिसको नहीं पता अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। कीटो एसिड होता है बेटा, यहां पर एमिनेशन करते हैं तो ग्लूटामिक एसिड बन जाता है, यहां एमिनेशन होके ग्लूटामिक एसिड बन जाता है, ठीक है। क्लियर? हाँ, और ये क्रैब साइकिल का पार्ट है, बिल्कुल है बेटा, 5 कार्बन का कीटो एसिड क्रैब साइकिल का पार्ट है। 4th आएगा, ठीक है, 4th आएगा, क्या आएगा हमारे पास, 4th आएगा, ठीक। क्लियर? हाँ, अब बिना करे नहीं करना बच्चे, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा नहीं है कि सीधे हाथ देखते ही ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करना। क्लियर? हाँ, ओए की एमिनेशन से
ओए ऑन एमिनेशन फॉर्म अमीनो एसिड। ओए क्या होता है बेटा? 4 कार्बन का कीटो एसिड होता है। ये क्वेश्चंस मुश्किल क्वेश्चन होंगे अगर आए तो। और इसकी एमिनेशन से आप क्या बनाते हो? इसकी एमिनेशन से आप ये अमीनो एसिड बनाते हो जिसका नाम क्या है मेरे पास? जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। जिसका नाम मेरे पास क्या है? एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, क्लियर? हां ठीक है। और तुम महान बच्चे ऐसे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ मत देखा करो भाई, सिर्फ पढ़ाई की चीज करो। अब ये समय नहीं है, हां ये समय वो नहीं है तुम्हारा, और कभी भी समय नहीं होता ये चीजों के लिए। ठीक है, जनरली फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बनता है भाई? ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। पहला अमीनो एसिड रिडक्टिव एमिनेशन से कौन सा बनता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है बेटा, फर्स्ट अमीनो एसिड। हां क्लियर? फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनता है। बच्चे मैं इकोलॉजी सिंगल शॉट में आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे फिजिक्स वाला ऐप पर उम्मीद बैच जो फ्री बैच है उसके अंदर स्प्रिंट नाम का फोल्डर है। जब मैं इकोलॉजी रिकॉर्ड करूंगा कि एक सिंगल में पूरा मैंने इकोलॉजी रिवाइज कर दिया है, मतलब इकोलॉजी के 2 चैप्टर एक लेक्चर में रिवाइज करें, आप उसको देखना जरूर, आपको फायदा होगा। और उसको कान में लीड लगा के आप सुन भी सकते हो, 3-4 बार याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना उसे बेटा। ठीक है, क्लियर? हां अब आ जाओ जरा, ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट आओ फटाफट से। इफ ग्लूटामिक एसिड इज, ध्यान देंगे बेटा, इफ ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो डोनर एंड पाइरुवेट इज अमीनो एक्सेप्टर। ग्लूटामिक एसिड क्या देगा बेटा? अपना अमीनो ग्रुप दे देगा ग्लूटामिक एसिड, और वो किसको देगा? किसको देगा? पाइरुविक एसिड को देगा। आपको ये आना चाहिए बेटा, पाइरुविक एसिड पे अगर आप एमिनेशन करते हो तो एलानिन बनता है। क्या बनता है? एलानिन, और साथ में बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? ये चीज। अच्छा ये आपको कहां से आना चाहिए? रेस्पिरेशन इन प्लांट से। रेस्पिरेशन इन प्लांट बताता है कि अमीनो एसिड को आप पाइरुविक एसिड में एंटर करा सकते हो। तो आंसर मेरे पास सेकंड आएगा। क्लियर? क्लियर? हां आंसर अपना क्या आएगा? सेकंड आएगा। ये चीज समझ लो ध्यान से बेटा, आंसर सेकंड आएगा। क्लियर है? मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं आपको कि अभी मैंने क्या किया है, सिंगल शॉट में रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल रिकॉर्ड किया था, आप उसको देख पाएंगे और आप इजीली उसको समझ पाएंगे। और वो फ्री है, ऐसा नहीं कि पेड है, वो उम्मीद बैच फ्री है, उसमें जाके आप देख सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अब अपना टाइम सेव करो, उन चीजों पर ही ध्यान दो जो आपके काम की हो। वर्कशीट दे रखी है मैंने पुरानी खूब सारी, उनको बनाओ फिर से। अपने असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका दिमाग थका हुआ, आधे 1 घंटे उठा के रैंडम कोई भी असाइनमेंट बनाने लगो। इस तरीके से बेटा टाइम लगाओ अपना। ठीक है, क्लियर है? हां जो पोस्टपोन की डिमांड करता मिल गया ना उसको कंटाप लगेगा। नीट पोस्टपोन की डिमांड करोगे ना तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें समझ नहीं आ रही अभी भी। इफ ग्लूटामिक एसिड इज अ अमीनो डोनर एंड एस्पार्टिक एसिड इज अ अमीनो एक्सेप्टर। ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड में NH2 डालोगे तो एस्पार्जीन आएगा बेटा। क्या आएगा? एस्पार्जीन। देख लो ध्यान से, ग्लूटामिक एसिड से आप क्या करोगे? किसको दोगे? एस्पार्टिक एसिड को दोगे, तो एस्पार्टिक एसिड अमाइड बन जाएगा। एस्पार्टिक एसिड क्या बन जाएगा? अमाइड, जिसे एस्पार्जीन कहते हैं। एस्पार्टिक एसिड में 1 नाइट्रोजन होता है और यहां पर 2 नाइट्रोजन हो जाएगी, और साथ में अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो पॉसिबल है, आ सकते हैं। आगे चल रहे हैं बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा? एस्पार्जिन। आगे चल रहे हैं, दूसरे तरह के क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो ध्यान से बेटा, आ जाओ। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी फास्ट, जल्दी देखो बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेट टू बी डेफिशिएंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से करके जाना। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट जिसकी कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेफिशिएंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, एनाटॉमी का करा दूंगा मैं। अब मैं आपको सैटरडे वाले में मैं बता देता हूं। सैटरडे वाले में मैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और इकोसिस्टम 2 का मैं 1 शॉट दूंगा, उसमें आप जरूर देख लेना उसे। ठीक है, इकोसिस्टम और उसका देंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है? हां सही, ठीक है। रेस्पिरेशन और उसका मैंने दे रखा है, ऑल्दो मैं दोबारा भी कर सकता हूं। तो ये सही हो गया।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। सही है बेटा, बोथ करेक्ट है ना। याद रखना कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमो सिंथेटिक सेम होता है, ये सेम होता है बच्चे। तो मेरे पास बोथ करेक्ट आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, बोथ करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, मेरे पास बोथ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज। कौन सा ऐसा मिनरल है जो एक्टिवेटर है नाइट्रोजिनेज का, जल्दी फास्ट। एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज कौन सा है भाई, Fe और MO होता है। नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर कौन होता है, Fe और MO। आयरन और मोलिब्डेनम ये दोनों क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं नाइट्रोजिनेज के। यहां पर मेरे पास MO आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, MO आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, MO आ जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से बच्चे। आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो करे हैं वो सही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें इस पे दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा देखते हैं। एनसीईआरटी, इफ पोटेशियम हैव क्रिटिकल कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, ठीक है, देन प्रोबेबली इज रॉन्ग क्या है। नाइट्रोजन की क्रिटिकल कंसंट्रेशन पोटेशियम से ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है। कैल्शियम हैव क्रिटिकल कंसंट्रेशन बिलो पोटेशियम, हमें पता नहीं ये बात। Fe हैव क्रिटिकल कंसंट्रेशन अबव, ठीक है, ये गलत हो सकता है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने मान लो आपको एक आर्बिट्रेटरी वैल्यू दे दी, एक आर्बिट्रेटरी वैल्यू दे दी क्रिटिकल कंसंट्रेशन की। आपको यह पता है कि Fe जो है वो माइक्रो है और पोटेशियम जो है वो मैक्रो है। तो मेरे पास माइक्रो की क्रिटिकल कंसंट्रेशन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो जो प्रोबेबली रॉन्ग होगा वो थर्ड होगा। देखो पोटेशियम की मान लो मैं कोई एक्स कंसंट्रेशन दे दूं, पोटेशियम मैक्रो है और ये माइक्रो है, तो माइक्रो की कंसंट्रेशन मैक्रो से कम ही होगी, तो थर्ड प्रोबेबली रॉन्ग है बेटा। थर्ड मेरे पास प्रोबेबली रॉन्ग है, ठीक है, थर्ड प्रोबेबली क्या है, रॉन्ग है। ऐसे सोचना है मुझे, ठीक है, क्लियर। आइए भाई, मोबाइल वाला क्वेश्चन भी आएगा ऐसा, ठीक है, मोबाइल इमोबाइल वाला क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग Which mineral is immobile mineral, not move from old leaf to young leaf। बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, जिसको डाउट है वो प्रीवियस ईयर में गलत क्वेश्चन है। एक इमोबाइल में मेरे पास सल्फर, कैल्शियम, बोरोन, आयरन और कॉपर होता है। ये तीनों कहीं बुक में ज्यादा लिखे नहीं है, पर कैल्शियम और सल्फर लिखा हुआ है। कैल्शियम और सल्फर जो होता है वो इमोबाइल होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये मेरे पास मोबाइल में काउंट होते हैं। तो मेरे पास इमोबाइल वाला जब भी क्वेश्चन आए, आपने सल्फर मार्क किया, सही है, ठीक है, सल्फर मार्क करना है बच्चे। क्लियर, समझ आ गया, फटाफट से बताओ जल्दी से, शाबाश। नेक्स्ट देखो जरा अगला क्वेश्चन, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस कॉज डीनाइट्रिफिकेशन, सही है ये तो। एमओ इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट है। एनसीईआरटी चेक करो बेटा, चेक एनसीईआरटी, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ये दोनों करेक्ट हैं। नाइट्रेट रिडक्टेज कहां काम आता है बता देता हूं। लीफ के अंदर जब मेरे पास NO3 माइनस का ट्रांसपोर्ट हो चुका होता है, उसको NO2 माइनस में और फिर NH4 प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो NO3 माइनस को NO2 माइनस में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। नाइट्रेट रिडक्टेज प्लांट में होता है और नाइट्रोजिनेज ऑलवेज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। नोट कर लो, ये इंफॉर्मेशन है आपके काम की, इसलिए लिया है क्वेश्चन मैंने। ये इंफॉर्मेशन बतानी है इसलिए आपको लिया। ये नाइट्रेट रिडक्टेज प्लांट में होगा, नाइट्रोजिनेज मेरे पास सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये देखो जरा, फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, which of the following is located at lumen side of inner side of granule thylakoid। ल्यूमन की तरफ कौन होता है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है और ग्रेनल वाला है, इसमें अंदर की तरफ कौन होता है। अब देखो जरा ध्यान से, दिस इज F0 और दिस इज F1। F1 स्ट्रोमा की साइड होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। NADP रिडक्टेज यहां होता है, देखो दिस इज PS2 एंड दिस इज PS1। NADP रिडक्टेज यहां कहीं होगा, इस साइड स्ट्रोमा की साइड, ये भी नहीं होगा। फियोफाइटिन बाहर की तरफ होता है और तब अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, तभी यहां पर पानी टूटेगा। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, फियोफाइटिन
कैसे होता है, बाहर होता है, और बाहर किसको देता है इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन को। तो प्लास्टोक्विनोन बाहर से अंदर आता है, तो फियोफाइटिन भी बाहर है, F1 भी बाहर की तरफ है, NADP रिडक्टेज भी बाहर, मतलब स्ट्रोमा की साइड, और कॉम्प्लेक्स जो है पानी तोड़ रहा है वो अंदर की साइड होता है। तो मेरे पास करेक्ट आंसर जो आएगा बेटा वो आ जाएगा मेरे पास, करेक्ट आ गया मेरे पास फोर्थ। ठीक है, अब आ जाओ जरा, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा ठीक हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट इन साइक्लिक। साइक्लिक में प्रोटोन ग्रेडियंट कौन बनाता है? देखो, प्रोटोन ग्रेडियंट बनने के 3 तरीके थे, याद करो आप लोग। ये PS2 है और यहां PS1 है। प्रोटोन ग्रेडियंट के लिए पानी टूटता था, पहला ये था, ठीक है, पहला ये था। यहां NADPH बनता था, ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका था जब इलेक्ट्रॉन मूव करते थे तो प्रोटोन को अंदर लाते थे। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं आएगा, साइक्लिक की बात कर रहे हैं बेटा। रिडक्शन ऑफ NADP नहीं आएगा, ETS आएगा। अब यहां देखो ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। अब जो समझदार हैं, मैंने समझाई थी आपको, मना किया था, मैंने कहा था ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाएंगे, मैंने कहा था ना ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाएंगे हमेशा। आंसर आएगा साइक्लिक लिखा हुआ है, साइक्लिक में मेरे पास सिर्फ ETS होता है, थर्ड आएगा आंसर। ठीक है, थर्ड आएगा, थर्ड। साइक्लिक लिखा है, अगर यहां नॉन साइक्लिक लिख रहा होता तो और आता। क्लियर? अरे नॉन साइक्लिक लिखा होता तो ऑल आता। देखो कैसे कैसे प्रोटोन, पानी टूटता है NADPH बनता है, लेकिन साइक्लिक में ना पानी टूटता है ना NADPH बनता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है PS2 से PS1। इसलिए मेरे पास क्या आएगा बच्चे, ETS आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, थर्ड आएगा भाई। और कोई है? हां, और कोई है जो समझदार ऑल ऑफ द अबव वाला है? हां, ठीक है, क्लियर? हां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप नॉट रिक्वायर इन ATP सिंथेसिस। कौन सा स्टेप ATP सिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए? स्टेप नॉट रिक्वायर, अच्छा, नॉट रिक्वायर ATP इन C3 साइकिल। सॉरी, ATP किस स्टेप को नहीं चाहिए? रिडक्शन को चाहिए, यस, रीजनरेशन को चाहिए। हां भाई, ऑल स्टेप, इसमें भी ऑल लगा दोगे, फर्स्ट आएगा आंसर। कार्बोक्सिलेशन नॉट रिक्वायर ATP, हां, इसमें फर्स्ट आएगा, फिर लगा दो ऑल, फिर चमका दो ऑल। ठीक है, क्लियर? हां, ठीक, ऑल लगा, मत लगाए करो, ऐसे पढ़ के आए करो। हां, नहीं तो एग्जाम में फिर आवाजें आएंगी अगले साल, फिर आना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस। देख लो भाई, मैं इलेक्ट्रॉन वाली बात बता रहा हूं, देखो इधर ध्यान से सुनना। ग्लूकोज कैसे रिलेट करोगे, सुन लो ध्यान से। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक CO2 को रिड्यूस करते हैं किससे? मेरे पास एक NADP, कितने NADPH यूज करते हैं? दो NADPH यूज करते हैं। ठीक है, 2 NADPH बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, याद करो। देखो, मैं पानी तोड़ता हूं, एक पानी तोड़ूंगा तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से मेरे पास एक NADPH बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? तो अगर मैं 2 NADPH यूज करना है मुझे, 2 NADPH के लिए मुझे कितने पानी तोड़ने पड़ेंगे? 2 पानी तोड़ूंगा तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 2 NADPH बनेंगे। तो एक CO2 के लिए आप 4 इलेक्ट्रॉन तोड़ रहे हो, 6 CO2 के लिए आप कितने आ जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। मेरे पास कितने, आपको देखो मैंने कैसे रिलेट किया, सुन लो ध्यान से। एक पानी तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो एक NADPH आता है। 2 पानी तोड़ोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 NADPH। अब देखो स्टोशियोमेट्री लगाओ, एक CO2 2 NADPH चाहिए, तो अगर मैं 6 CO2 लिखूंगा तो कितने NADPH चाहिए? 12। 6 CO2 के लिए कितने NADPH चाहिए? 12 NADPH चाहिए। और 12 NADPH बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आंसर चेक करो, मेरे पास ये आएगा फर्स्ट। कैसे किया? ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन है, स्टोशियोमेट्री लगाओ।
पानी तोड़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 1 NADPH बनेगा, 2 पानी तोड़ोगे तो 2 NADPH बनेगा। एक CO2 को 2 NADPH से रिलेट करो, 6 CO2 एक ग्लूकोज के बराबर है। 6 CO2 किसके बराबर है? एक ग्लूकोज के बराबर है, और वो आएगा 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टोशियोमेट्री लगा दो। अरे भाई स्टोशियोमेट्री समझ में आता है ना? हाँ, रासायनिक विद्या में पढ़ा था आपने। हाँ बच्चे ध्यान से सुनो, एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं। अभी बेटा जो समय बचा है ना, मेरे हिसाब से दिन को अपने प्लान किया करो 2 पार्ट में। एक पार्ट वो होता है जैसे आपने ये प्रश्न काल जैसा कुछ अटेंड किया, उसके क्वेश्चंस बनाए, अलग अलग सोर्स के क्वेश्चन बनाए। पार्ट सेकंड बिल्कुल काट दिया करो, किसी को नहीं जानते आप, उसमें आप बैठकर क्या किया करो, अपना कोई एक पेपर दे दिया तो ठीक, नहीं तो 7-8 घंटे 9 घंटे उस पार्ट सेकंड में सिर्फ रिवीजन करनी है और पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करनी है। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। और फिर उसके साथ क्या करो, उसमें भी मान लो 5-6 घंटे रिवीजन करिए चैप्टर्स की, और 1-2 घंटे उन टॉपिक को देखा करो जिन्हें भूल सकते हो। जैसे इनऑर्गेनिक देख रहे हो, जैसे आप क्या देख रहे हो, मिनरल न्यूट्रिशन के रोल देख रहे हो, आप हार्मोन्स के रोल चेक कर रहे हो, आपको समझ आ रही है, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल याद कर रहे हो, फंजाई के एग्जाम्पल याद कर रहे हो, फिर उनको किया करो तो आपको समझ आएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है बेटा? हाँ बच्चे FADH2 यहां मत लाओ, FADH2 यहां मत लाओ अभी। नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज। हाँ भाई, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने फोटोन चाहिए ये भी कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, एक मेरे पास क्या होता है बेटा, एक पानी को ब्रेक करते हैं 8 फोटोन से, 8 फोटोन पानी को तोड़ता है और एक NADPH बनता है, एक NADPH फॉर्म होता है। एक ग्लूकोज के लिए कितने बेटा वो चाहिए NADPH? मैंने अभी बताया आपको, एक ग्लूकोज के लिए मुझे 12 NADPH चाहिए, 12 NADPH। क्लियर है? ठीक है, कितने NADPH चाहिए? 12। नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू 1 ग्लूकोज। चलो करते हैं, एक बार चेक करते हैं बेटा। देखो, एक पानी को तोड़ के मैं 8, एक पानी जब तोड़ता हूं तो 8 फोटोन बनते हैं और एक NADPH चाहिए। एक ग्लूकोज के लिए अभी हमने यहां पे कितना लिखा था? 12 NADPH। अब यहां पर आप चेक करो, 12 के हिसाब से इसको निकालना पड़ेगा बेटा, यहां पे आंसर नहीं है इसमें। नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को। ठीक है, तब आएगा, आंसर नहीं है इसमें। ठीक है, आंसर नहीं है इसमें बेटा, क्वेश्चन गलत है ये, इसमें आंसर नहीं है। आपको मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। ठीक है, हमने एक पानी लिखा है ना, एक मिनट रुको, नहीं बच्चे, हमने क्या करा है, 2 पानी लिखा है, एक पानी तोड़ा हमने, 8 फोटोन बनाए, और हमने क्या, देखो एक क्या होता है हमारे पास, नहीं बेटा 2 पानी चाहिए मेरे को, यहां पे 2 पानी चाहिए, क्योंकि मैं क्या करता हूं, ऐसे रिलेट करता हूं। देखो, मैं एक ऑक्सीजन में 8 फोटोन लिखता हूं और 2 NADPH लिखता हूं, क्योंकि 2 पानी टूटते हैं। अब ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब मेरे पास एक NADPH के लिए 4 फोटोन चाहिए। अब सही है बेटा? देखो हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे क्वांटम यील्ड कहते हैं। क्वांटम यील्ड कहता है आपको, क्वांटम यील्ड कहता है कि 1/8 आती है वो, मतलब एक ऑक्सीजन के लिए 8 फोटोन चाहिए। एक ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको 2 पानी तोड़ने पड़ेंगे, 2 पानी तोड़ोगे तो 2 NADPH बनेंगे, तो 2 NADPH 8 फोटोन से रिलेट कर रहा हूं। इसीलिए आप क्या करोगे, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक NADPH किससे रिलेट हो जाएगा? 4 फोटोन से। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, क्लियर? वहां पे मैंने देखा नहीं उससे। थर्ड आएगा, थर्ड आएगा भाई, थर्ड आएगा। गणित कमजोर है मास्टर की, बायो वाले की। ठीक है, हाँ समझ आ गया? जल्दी से बताओ, सही? टफ क्या है बेटा, मैंने क्या लिखा सुनो, एक ऑक्सीजन बनाने के लिए 8 फोटोन चाहिए। अब आप कहते हो कुछ अच्छे क्वेश्चन वो ये हैं, पर ये आएंगे नहीं बेटा, इतना मुश्किल आएगा नहीं। ठीक है, कैसे किया, सिंपल सुन लो। एक ऑक्सीजन बनाने के लिए 8 फोटोन चाहिए। एक ऑक्सीजन 2 पानी से रिलेट होता है और 8 फोटोन 2 NADPH आएंगे। एक ग्लूकोज के लिए 12 NADPH था, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही? हाँ बहुत सही। चलें आगे फटाफट से। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई ये देखो जरा, ये करो, ये तुम्हारे
मतलब का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन C4 एंड C4 प्लांट? कौन सा है ऑर्गेनिक एसिड? C4 और C3 दोनों में है। मैलिक एसिड है? नहीं, वो C4 में है। OA C4 में है। PP C4 में है। PGA क्या है बेटा? BGA मीजोफिल में बनता है C3 में, मीजोफिल में बनता है C3 में, और बंडल शीथ में बनता है किसमें? C4 प्लांट में। तो ये दोनों में कॉमन है, फोर्थ आएगा। ठीक है, मस्त अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपसे कोई पूछे पहली शुगर बताओ C4 प्लांट में, तो आप क्या बोलोगे? पहली शुगर ट्रायोस फॉस्फेट कर लोगे? ठीक है, हां, क्लियर? अच्छा, किसकी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, सेशन एंड करेंगे यहीं पर। और बेटा 2-3 चीजें मेरे तरफ से सुनो ध्यान से सब लोग। अब आप मेरे से कहीं पे भी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सबको पता है कि मेरे को कैसे आप अप्रोच करते हैं। मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं एंड करने से पहले। पहली चीज, मैं वर्कशीट्स देनी स्टार्ट कर रहा हूं फिर से टोटल रिवीजन को लेके। बहुत सारी वर्कशीट में फ्लोट करूंगा डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। आपको यहां भी मिल जाएगा, आपको मैं स्प्रिंट में डालूंगा उम्मीद बैच में, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 20 दिन रहेंगे, मैं चैप्टर वाइज मिक्स हर तरह की वर्कशीट्स आपको फ्लोट करूंगा, वो आपने सॉल्व करनी है। दिन में आप 1-2 वर्कशीट मेरी दी हुई सॉल्व करोगे। उसके साथ क्या करोगे बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी के वो टॉपिक नोट डाउन कर लो। नहीं तो मैं एक आपको नेक्स्ट क्लास में एक लिस्ट दे रहा हूं, जो टॉपिक आपने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने हैं, मैं सारे वो टॉपिक की आपको लिस्ट भी दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मेरी मंडे को है, जिसमें मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा कि ये टॉपिक आपने लास्ट में रिवाइज करके जाने हैं। एक दिन पहले एग्जाम के रिवाइज करना है, पर उसको पहले रिवाइज करते रहना। ठीक है, वो चीज करेंगे। क्लियर? ठीक। तीसरी बात बेटा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, प्लीज बहुत ज्यादा इधर उधर मत जाओ, बहुत स्ट्रैटेजीज मत देखो। ये समय आपकी सेल्फ स्टडी का भी है, समझो इस चीज को। तो आपको अपने पे बिलीव करके पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब आप खुद से खुद को देखो कि मेरे को कैसे करना है। जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर 310 आ रहे हैं और कैसे इंप्रूव करूं, कमियां खोज, भाई और कोई तरीका नहीं है। 310 से 320 जाने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी कमियां खोज, कहां गलत हो रहा है, क्या तू समझ गलत रहा है, या तेरे बेटा याद नहीं है चीजें, उनको खोज। क्लियर? ठीक है, हां, सही है, ठीक, क्लियर। और फिर एक चीज और है बेटा, आप ये 20 दिन जो बचे में पूरी जान लगा दो। क्लियर? उसके बाद वैसे भी हम लोग ड्रॉपर का एक और बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारे पास क्या यकीन 2.0 आएगा, उसमें डेफिनेटली हम लोग पढ़ा रहे होंगे। तो वो पूरे साल फिर मेहनत कर पाओगे आप। लेकिन ये कोई दिमाग में मत लाना कि अभी नहीं होगा, क्योंकि ये 20 दिन वेस्ट कर दोगे। अगर आपने दिमाग में ये ले आया कि अभी नहीं होगा, तो अब ये 20 दिन भी वेस्ट कर दोगे। तो प्लीज पूरा एफर्ट मारो, ताकि आप अपने आप को ये ना कह सको कि हमने कम एफर्ट डाला था। ये सब बहाने मुझे मत बताना कि उस दिन पेन नहीं चला, गर्मी ज्यादा थी, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूं। इवन अगर आप पूरी रात जगे भी हुए हैं, तो एग्जाम के टाइम पे दिमाग सही काम करता है। ये कहने की बात होती है। ठीक है बेटा? क्लियर? ठीक है, हां, तुम्हारा नाम बोल दूं? कुछ के बायो में 380 आ रहे हैं, कह रहे 360 कैसे लाना है। सही है, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अच्छे क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी खोल के बैठा करो और रेगुलर रहो, तो आपको फायदा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।